हेलो हाय लर्नर्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप सो आप सब एकदम फिट फाइन एंड हेल्दी हो गए। सो इस वीडियो में हम लोग पॉलिटिकल साइंस का सबसे पहला चैप्टर द वर्किंग ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन को वन शॉट में पढ़ने वाले हैं। ओके, इसके बाद आपका ज्योग्राफी का वीडियो आएगा। एज पर आई सेड इन द लास्ट वीडियो कि सबसे पहले मैंने हिस्ट्री कवर किया है, दो दो चैप्टर, देन आपका ये सिविक्स होगा, दैट इज पॉलिटिकल साइंस फर्स्ट चैप्टर, एंड देन आपके आएंगे ज्योग्राफी थर्ड चैप्टर। ओके, सो वर्किंग ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन में आपको क्या क्या पढ़ना है वो हम सबसे पहले देख लेते हैं। फर्स्ट इज इंट्रोडक्शन, सेकेंड डेमोक्रेसी क्या होता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता होगा डेमोक्रेसी क्या होता है, एंड सोशल जस्टिस एंड इनइक्वालिटी, ये आपका थर्ड टॉपिक हो गया। एंड देन इज द रोल ऑफ द जुडिशरी, जुडिशरी की क्या रोल है, जुडिशरी मतलब क्या होता है, वो सारी चीजें आज हम पढ़ने वाले हैं। ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा, ठीक है, बड़ा सा होगा वीडियो, बट वन शॉट है। टाइम स्टैम्प आपको लग जाएगा, बता दिया जाएगा, एंड आप इंट्रोडक्शन, डेमोक्रेसी, ये तीन चार जो आपका टॉपिक है आप टॉपिक वाइज पढ़ सकते हो। जरूरी नहीं कि आप एक ही दिन में बैठ करके सारा वीडियो देख लो, ठीक है। वन शॉट 40 मिनट 45 मिनट का वीडियो आप वन टाइम ही देखो, ये जरूरी नहीं है। आप टॉपिक वाइज पढ़ो, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए। सो फर्स्ट हम देखने वाले हैं इंट्रोडक्शन। कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, वर्क करना तो दूर की बात है, बट कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है, काम कैसे करता है। Constitution is the basic law and the rules of a country और ऑर्गेनाइजेशन। एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसका एक बेसिक लॉ हो गया, रूल हो गया, उसे हम लोग क्या कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपका स्कूल एक ऑर्गेनाइजेशन है, राइट, एंड उसमें जो एक लॉ है, राइट, एंड जो रूल्स है, लॉ एंड रूल्स जो आपके स्कूल में बनाए गए हैं, वो आपका एक क्या हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन is just an basic law and the rule of a country or an organization is called constitution. Second जो बातें हैं, कॉन्स्टिट्यूशन कब आया, कॉन्स्टिट्यूशन कब आया, ये लॉ और ये रूल को कब लिखा गया था। द कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू द फोर्स ऑन 26 जनवरी 1950। 1950 में आपका कॉन्स्टिट्यूशन आया, 26 जैन, जिसे हम रिपब्लिक डे भी कहते हैं। तो रिपब्लिक डे सेलिब्रेट हम करते हैं एज एन कॉन्स्टिट्यूशन डे। सिंस द गवर्नमेंट हैज बीन वर्किंग इन द अकॉर्डेंस विद द पब्लिक प्रिंसिपल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जितने भी गवर्नमेंट होती है एंड पब्लिक होती है, गवर्नमेंट एंड पब्लिक, ये कॉन्स्टिट्यूशन के ही आधार पे काम करती है। कॉन्स्टिट्यूशन के ही आधार पे काम करती है। एक बुक है जिसमें पूरा का पूरा रूल्स एंड रेगुलेशन लिखा गया है, कैसे गवर्नमेंट काम करेगी, कैसे पब्लिक को उसे फॉलो करना चाहिए, पब्लिक की क्या राइट्स है, गवर्नमेंट की क्या राइट्स है, वो सारी चीजें लिखी गई थी। ओके, सो आपका जो रिपब्लिक डे है उसे हम कैसे सेलिब्रेट करते हैं, दैट इज सेलिब्रेटेड एज कॉन्स्टिट्यूशन डे। सो नेक्स्ट वन, यहाँ पे कुछ लोग हैं काफी खुश है, राइट, दिख रहा है आपको, कुछ एकदम मस्त हंस रहे हैं, डांस कर रहे हैं। एक चिंटू नाम का बच्चा है, उसके मन में आ रहा है ये लोग क्यों हंस रहे हैं, इतना इतना क्यों खुश है। ये खुश इसलिए है, वाई आर दे सो हैप्पी, इनके मन में एक सवाल आया, ये लोग इतना खुश क्यों है। ये खुश क्यों इसलिए है क्योंकि इन्हें डेमोक्रेसी मिली है। अब ये डेमोक्रेसी क्या है, आप लोग के मन में भी कभी कभी सवाल आता होगा, ये डेमोक्रेसी, डेमोक्रेटिक कंट्री, डेमोक्रेसी क्या है, ये डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी हम किसे कहते हैं, what is democracy? So democracy is the system in which the government of a country is elected by the people. आम जनता गवर्नमेंट इलेक्ट करती है इलेक्शन के थ्रू, उसे हम डेमोक्रेसी कहते हैं। ठीक है, डेमोक्रेसी क्या हो गया, जब एक पब्लिक को राइट है गवर्नमेंट बनाने का, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, डेमोक्रेसी कहेंगे। गवर्नमेंट अपनी मर्जी से सरकार नहीं बन सकती है। सरकार कैसे बनती है, तो वो बनती है बाय द इलेक्शन, और इलेक्शन में कौन वोट करता है, वो है हमारे पीपल। अब ये वोट क्या होता है वो मैं आपको आगे बताऊंगी। चलो, डेमोक्रेसी में कुछ पॉइंट्स है जो आपको आपके टेक्स्ट बुक में दिया गया है, एंड फॉर द क्लास 10 ये आपको पढ़ने के लिए काफी इंपॉर्टेंट, आपको पढ़ना एंड प्लस आपको पता भी होना चाहिए कि आपका कॉन्स्टिट्यूशन
कैसे वर्क करता है। ओके, सो फर्स्ट वन इज द पॉलिटिकल मैच्योरिटी। मैच्योरिटी का मतलब क्या हो गया कि एक ऐसा समझदार इंसान, कोई भी पर्सन जो काबिल है उसके, हम जिसे वोट दे रहे हैं या फिर गवर्नमेंट बना रहे हैं, तो कोई तो पर्पस होगा ना बनाने का। अब ऐसा तो ये 5 इयर्स के बच्चे को हम गवर्नमेंट बना देंगे, नहीं। गवर्नमेंट प्राइम मिनिस्टर हम किसे बनाएंगे, जो भी एक मेच्योर पर्सन हो। सो फर्स्ट पॉइंट इज द डेमोक्रेसी डज नॉट इमर्सली इम्प्ली ए रिप्रेजेंटेटिव स्ट्रक्चर। दैट मीन्स कि डेमोक्रेसी बस एक स्ट्रक्चर ही नहीं बताता है, स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट ही बस नहीं करता है। डेमोक्रेसी में ये होता है कि आप एक ऐसे पर्सन को आपको चूज करने का हक दिया गया है जिसे आपको लगे कि हाँ ये एक मेच्योर पर्सन है एंड ही इज द राइट पर्सन टू इलेक्ट इन द इलेक्शन एंड ऑल्सो टू गवर्न द कंट्री। हम ऐसे एक मेच्योर पर्सन को हम ढूंढते हैं, जो समझदार इंसान को, जो हमारी सत्ता, पॉलिटिकल को हम लोग की सत्ता कहते हैं ना, तो वो हम अच्छे से क्या कर सके, रन कर सके। सेकंड पॉइंट इज द इंडियन पीपल हैव डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन इन पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर एंड लोकल गवर्नमेंट। इंडियन पीपल का डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन किसमें है, पार्लियामेंट में जा सकता है एक आम जनता, स्टेट लेजिस्लेचर में भी जा सकता है एंड लोकल गवर्नमेंट में भी जा सकता है। ओके, जा सकता का मतलब क्या है कि वहां जाके खड़े हो जाना, नहीं नहीं। आप जब भी लाइक जैसे आप कह लो कि ग्रुप ऑफ पीपल जब उनके कोई भी प्रॉब्लम को वो रेज करते हैं, तो पार्लियामेंट में भी कर सकते हैं, स्टेट लेजिस्लेचर में भी कर सकते हैं एंड ऑल्सो लोकल गवर्नमेंट बॉडीज में भी कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट इज कि आम जनता को पूरा का पूरा फ्री और फेयर इलेक्शन करने का क्या इजाजत दिया गया है। Holding free and fair election at the ruler interval is an important indicator of India's सक्सेसफुल डेमोक्रेसी। दैट मीन्स डेमोक्रेसी क्या हो गया कि एक पर्सन जो गवर्नमेंट को इलेक्ट करता है इन दी इलेक्शन टू रन इन प्रॉपर वे, हम गवर्नमेंट को देते हैं परमिशन की प्रॉपर वे में वो इंडिया को, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन को एंड जितने भी उनके रूल्स एंड रेगुलेशन वो रन कर सके। ठीक है, तो वैसे ही आम जनता को भी एक प्रॉपर राइट मिलना चाहिए। फ्री मतलब पैसे दे करके वोट नहीं, फेयर मतलब कि ये नहीं कि कोई गोरा है तो उसे ही वोट करने देंगे, कोई काला है तो उसे वोट करने नहीं देंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। ओ कास्ट वाइज ये कास्ट में है तो उसे वोट करने नहीं देंगे, अपर कास्ट में जो है उसे वोट करने देंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हर इंसान को, पब्लिक को क्या है, फ्री एंड फेयर होल्डिंग राइट्स उनको मिला है कि वो अपने चॉइस से गवर्नमेंट को चूज कर सकते हैं। ओके, तो यहां तक आपको समझ में आ गया पॉलिटिकल मैच्योरिटी यहां तक आपको समझ में कि हम एक प्रॉपर पर्सन को, लेजिस्लेचर को क्या करते हैं, असेंबल करते हैं। दैट मीन्स कि हम उसे चूज करते हैं प्रॉपर एक पॉलिटिकल गवर्नमेंट को। एंड देन सेकंड आपका क्या हो गया कि आप पार्लियामेंट में, स्टेट लेजिस्लेचर में, लोकल गवर्नमेंट में इंडियन पीपल का डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन है। एंड थर्ड आपका हो गया कि एक इंडियन पीपल को फ्री एंड फेयर में रेगुलेशन, इलेक्शन को रेगुलेट करने का एंड उनको एक प्रॉपर राइट मिलना चाहिए। ओके, सो यहाँ पे आपका एक पता होना चाहिए आपको कि राज्यसभा में कितने मेंबर होते हैं। एक्चुअल में राज्यसभा 2 पार्ट में डिवाइड है। ओके, द फर्स्ट वन इज द काउंसिल ऑफ द स्टेट एंड सेकंड इज द हाउस ऑफ द पीपल। आई नो कि ये आपके टेक्स्ट बुक में नहीं है, ठीक है, बट फिर भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आप जब आंसर्स को लिखोगे, लाइक आप जब हाउस ऑफ पीपल्स के बारे में लिखोगे तो वहां पे आपको पता होना चाहिए कितने मेंबर होते हैं, कितने नहीं होते हैं। सो काउंसिल ऑफ द स्टेट्स में नॉट मोर देन 250 से ज्यादा मेंबर नहीं होता है एंड 12 नॉमिनेटेड, नॉट मोर देन 338 रिप्रेजेंटेड ऑफ द स्टेट्स एंड द यूनियन टेरिटरीज। हाउस ऑफ द पीपल में मोर देन 552 मेंबर्स नहीं होते हैं एंड 330, not more than 330 represent and not more than 2 nominated Anglo-Indians, not more than 20 representative of the union territory। यूनियन टेरिटरीज के 20 मेंबर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये चार्ट का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, एल्स आपको जो नोट्स है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा।
शुभम जा क्लास 10th पे। ओके, नोट्स आपका जैसे यहाँ पे प्रेजेंटेशन है वैसे का पीडीएफ आपको मिल जाएगा, डोंट वरी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हमने एक मैंने आपको बताया था कि हम पीपल एज एज ए पब्लिक हम गवर्नमेंट को चूज करते हैं इलेक्शन करके। इलेक्शन में क्या करते हैं, क्या करते हैं, वोट देते हैं। क्या करते हैं, वोट देते हैं। व्हाट इज वोट? अब ये वोट क्या होता है? एक चिंटू को मन में सवाल आया, वोट क्या होता है, क्या मैं वोट कर सकता हूँ? ये छोटा सा बच्चा मन में सोच रहा है, क्या मैं वोट कर सकता हूँ? अब ये कितना छोटा है ये तो नहीं पता, ठीक है, ये 10 साल का है, 18 साल का है, या 22 साल का है, ये से नहीं पता, बट इसके मन में एक सवाल आया, क्या मैं वोट कर सकता हूँ? क्या वोट करने के लिए भी कुछ रूल्स होते हैं? सो यस, वोट्स करने का भी रूल होता है। राइट टू वोट किसको दिया है, अधिकार वोट करने का। सो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैड मेड द प्रोविजन ऑफ राइट टू वोट फॉर एडल्ट। एडल्ट को ही वोट करने का परमिशन दिया गया है। अब हम एडल्ट किसे कहते हैं? एक पर्सन, एनी पर्सन हु इज अबव 18 ईयर्स, एनी पर्सन हु इज अबव 18 ईयर्स वो क्या कर सकते हैं, वोट दे सकते हैं। बट पहले के टाइम में जब हमारी कंट्री लाइक 1947 में जब कंट्री आजाद हुआ था, इंडिपेंडेंस डे, तो उस टाइम में 21 ईयर्स के पर्सन को कहा जाता था एडल्ट पर्सन। जो भी 21 ईयर्स के थे, मैन हो या वुमेन हो, उन्हें राइट टू वोट था। दैट मीन्स कि वो वोट कर सकते हैं, वो वोट कर सकते हैं। बट नाउ अडेज इज 18 ईयर्स, 18 ईयर्स के जो हो चुके हैं वो आराम से वोट कर सकते हैं। सो आपका ये क्वेश्चन आ सकता है कि इंडिपेंडेंस के टाइम में राइट टू वोट कितने ईयर्स का था एंड नाउ कितने हैं, तो वो आपको पता होना चाहिए। द वोटिंग एज वाज लेटर रिड्यूस्ड फ्रॉम द 21 टू 18, which gave opportunity of the political participations to the young generation in India। 21 ईयर्स को पहले था, अब 18 है। रीजन यही है रिड्यूस करने का कि यंग जनरेशन आएंगी तो कुछ नया आइडिया आएगा, इनोवेटिव आइडिया आएगा। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन इन दिस वीडियो आपके लिए सबसे पहला क्वेश्चन है, शुड ए प्रिजनर हैव राइट टू वोट? 18 साल के ऊपर तो हमने मान लिया कि चलो अब 18 साल के ऊपर जो भी है वो वोट कर सकते हैं, ठीक है। बट क्या एक कैदी, मतलब जेल में जो भी पर्सन है, XYZ जो भी पर्सन है, ठीक है, क्या उनको राइट है वोट करने का? इसका आंसर आप कमेंट में मुझे बताओगे। ओके, लेट्स चेक कि आपको कितना पता होगा कि एक प्रिजनर को क्या राइट है वोट करने का, अगर है किसको है, और अगर नहीं है तो किसको नहीं है, ठीक है। आप कमेंट में बताना आंसर जरूर। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन ये रहा आपका। सो नेक्स्ट हम लोग आते हैं डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ डेमोक्रेसी। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ डेमोक्रेसी, पहले सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज का मतलब पहले हम समझ लेते हैं। सेंट्रलाइज मतलब होता है कि एक, ये देख लो, सेंट्रलाइज का मतलब हो गया एक ग्रुप है, ठीक है, एक बॉडी है, मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, एंड डिफरेंट डिफरेंट जितने भी ऑर्गेनाइजेशन और बाकी है वो कनेक्टेड किससे है, फर्स्ट वन से। दैट मीन्स कि रूल रेगुलेट लॉज जितने भी फॉलो किया जाएगा वो किया जाएगा बाय द फर्स्ट वर्ड्स, ठीक है। जैसे आपके क्लास के मॉनिटर होते हैं, तो वो मॉनिटर पहले टीचर्स क्या करेंगी, टीचर्स बताएंगी मॉनिटर को, ठीक है। अब वो मॉनिटर आकर के आपको बताएगा, तो वो जो मॉनिटर हो गया ना, वो क्या हो गया आपका सेंट्रलाइज्ड। मतलब मॉनिटर एक ऐसा है जो आप टीचर्स का बात सुन के आ रहा है और आपको बता रहा है, ठीक है। या फिर आप मान लो आपके स्कूल का प्रिंसिपल, कोई भी प्रॉब्लम अगर स्कूल में हो रहा है, ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम अगर स्कूल में हो रहा है तो आप कहाँ पे जाओगे, टीचर्स के पास जाओगे। टीचर्स कहाँ पे जाएंगे, प्रिंसिपल के पास जाएंगे, हेड ऑफिस में, ठीक है। तो आपका जो हेड ऑफिस हो गया वो हो गया आपका सेंट्रलाइज। दैट मीन जितनी भी अथॉरिटी मिलती है वो मिलती है हेड ऑफिस से। ओके, विदाउट हेड ऑफिस कुछ नहीं हो सकता, तो वो आपका हो गया सेंट्रलाइज्ड। अब आता है डिसेंट्रलाइज्ड। ये डिसेंट्रलाइज्ड का मतलब क्या होता है, एक मिनट जरा मैं इसे रफ कर देती हूँ। ओके, सो अब हम देखते हैं डिसेंट्रलाइज का मतलब क्या होता है। व्हेन ए पावर इज टेकन अवे फ्रॉम द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट इज कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन। आम भाषा में जब हम समझे कि एक प्रिंसिपल स्कूल के हेड है, ठीक है, और प्रिंसिपल ने अपना थोड़ा पावर किसको दे दिया है, टीचर को दे दिया है। टीचर ने अपना थोड़ा पावर किसे दे दिया है, मॉनिटर को दे दिया है।
अब मॉनिटर ने अपना पावर थोड़ा सा किसको दे दिया है, उसके सबसे बेस्ट फ्रेंड को दे दिया है, ठीक है। तो इसलिए क्या हो रहा है आपका डिसेंट्रलाइजेशन, मतलब थोड़ा थोड़ा पावर सबको दिया गया है, थोड़ा थोड़ा पावर सबको दिया गया है। सो व्हेन द पावर इज टेकन, अगर हम एक इसे पॉलिटिकल टर्म में समझे कि जब एक सेंट्रल बॉडी और एक गवर्नमेंट बॉडी, सेंट्रल बॉडी एंड एक स्टेट गवर्नमेंट बॉडी, मतलब आपके जो सेंट्रल बॉडी, ठीक है, और आपका जो एक स्टेट बॉडी है जिसे हम कहते हैं राज्यसभा, वो आपका क्या होगा, दोनों ने क्या किया है, दोनों ने अपना अपना थोड़ा थोड़ा पावर लोकल बॉडीज को भी देके रखा है। सेंट्रल बॉडी ने क्या किया, सेंट्रल बॉडी ने क्या किया, थोड़ा सा दे दिया है स्टेट बॉडी को। अब स्टेट गवर्नमेंट ने क्या किया, थोड़ा सा दे दिया लोकल गवर्नमेंट को। तो वो आपका क्या हो गया, डिसेंट्रलाइज हो गया। ओके, अब ऐसा नहीं है कि हमें अगर कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो हम सीधे के सीधे चले जाएंगे स्टेट मिनिस्टर के पास, नहीं, या फिर हमें अगर कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो हम स्टेट के चीफ मिनिस्टर के पास जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। क्या आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है, आपके घर पे पानी में नल में पानी नहीं आ रहा, आप क्या करोगे, प्राइम मिनिस्टर को कॉल करोगे क्या, नहीं, आप क्या करोगे, प्लम्बर को कॉल करोगे, या फिर जहां से मतलब पानी ऑलमोस्ट जो रेगुलेट होता है वहां आप कॉल करोगे। सो लोकल बॉडीज में ये डिस्ट्रीब्यूट किया गया, थोड़ा थोड़ा पावर सबको दिया गया, ये मतलब होता है डिसेंट्रलाइजेशन। सो यहाँ पे ये डायग्राम के थ्रू आप देख सकते हो, इमेजेस के थ्रू, कि यहाँ पे एक ग्रुप ऑफ पीपल है, इसने अपना पावर थोड़ा थोड़ा सबको डिस्ट्रीब्यूट किया है। चलिए, अब इसका बेनिफिट क्या है, डिसेंट्रलाइजेशन का बेनिफिट क्या है, नीड क्या है, जरूरत थी क्या इसकी, या ऐसा नहीं हो सकता कि सिर्फ प्रिंसिपल ही सब कुछ संभाल ले और टीचर्स और मॉनिटर ये सबको नीड नहीं है, ऐसा नहीं होता है। क्या प्रिंसिपल ही आपको पढ़ाएगी, नहीं, प्रिंसिपल टीचर्स को लाती है, टीचर्स आपको पढ़ाते हैं, ठीक है। सो लोकल इश्यूज को, लोकल जितने भी इश्यूज है, प्रॉब्लम है, उसे सॉल्व करने के लिए या बेस्ट वे में सेटल करने के लिए लोकल बॉडीज को, लोकल बॉडीज की नीड होती है। बॉडीज में क्यों कह रही हूँ, ऑर्गेनाइजेशन को बॉडीज कहा जाता है इन द पॉलिटिकल टर्म। ओके, बेस्ट नॉलेज है लोकल एरियाज के बारे में। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम स्कूल का ही एग्जाम्पल ले रहे हैं, अब आपके प्रिंसिपल हो गए, क्या प्रिंसिपल एसएसटी भी पढ़ा देंगी, साइंस भी पढ़ा देंगी, मैथ्स भी पढ़ा देंगी, इंग्लिश भी पढ़ा देंगी, मराठी भी पढ़ा दे, हिंदी भी पढ़ा दे, कंप्यूटर भी पढ़ा दे, सब पढ़ा देगी, नहीं। तो उन्होंने क्या किया, डिफरेंट डिफरेंट टीचर्स को अलॉट किया, डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट के टीचर्स को अलॉट किया है। ओके, तो वो स्कूल में जितने भी सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं बाय द डिफरेंट डिफरेंट टीचर्स, वो आपका क्या हो गया, डिसेंट्रलाइज्ड हो गया है। तो एक जो साइंस के जो टीचर है जितने भी, वो आपके बेटर तरीके से प्रॉब्लम समझ पाएंगे, साइंस का प्रॉब्लम, अदर देन एसएसटी। एसएसटी में आप जाओगे साइंस के बारे में बोलने के लिए, तो वो टीचर थोड़ा सोचेगा कि ये बच्चा क्या बोल रहा है, ठीक है, इस वो आपकी बातें अगर समझ भी जाए तो वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन उतना अच्छा नहीं बता पाएंगे अदर जो आपके साइंस वाले टीचर बता पाएंगे, ठीक है। अब आप ये एक बेस्ट एग्जांपल मैंने आपको बता दिया, आपको आई होप सो आपको समझ में आया होगा सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज में क्या प्रॉब्लम है। अब आपको जो टॉपिक है कि डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ द डेमोक्रेसी क्या होता है। डेमोक्रेसी में जैसे एक पब्लिक को राइट है कि वो गवर्नमेंट को चूज कर सके इलेक्शन के थ्रू, तो गवर्नमेंट को वो चूज करेगी, ठीक है, लोकल लोकल बॉडीज में भी एंड स्टेट लेवल पे भी एंड सेंट्रल पे भी। बट पावर्स किसके पास है, पावर्स दैट मीन डिसेंट्रलाइज्ड हो गया, हर किसी के पास डिफरेंट डिफरेंट पावर है। तो पब्लिक को हमेशा क्या करना पड़ेगा, अगर लोकल बॉडीज के लिए वो गवर्नमेंट चूज कर रही है तो उसे समझना पड़ेगा कि ये लोकल बॉडीज के पास क्या पावर है। ओके, उसके पास डिफरेंट पावर है, स्टेट गवर्नमेंट के पास डिफरेंट पावर है, दैट इज चीफ मिनिस्टर के पास एंड प्राइम मिनिस्टर के पास अलग है। ओके, चलो, आई होप सो यहां तक आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट इज कि डिसेंट्रलाइजेशन का बेनिफिट क्या है। एक्चुअली डिसेंट्रलाइजेशन कंट्रोल्स द मिसयूज ऑफ द पावर एंड आल्सो क्रिएट्स द अपॉर्चुनिटी फॉर द पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन फॉर द कॉमन पीपल। डिसेंट्रलाइजेशन का सबसे बड़ा जो बेनिफिट है वो है पावर का मिसयूज नहीं होता है। अब हम एक के हाथ में ही पूरा का पूरा सौंप दे, हाँ तुम्हें जो करना है तुम ही करो, हम आपके भरोसे हैं, ठीक है, कोई के भरोसे आप बैठे हो, तो चाहे वो अच्छा भी डिसीजन ले सकता हो, लेकिन ऐसा भी उससे लगने लगा हो, ओहो सब तो मेरे भरोसे बैठे हैं, तो मैं मिसयूज भी वो कर सकते हैं।
मिसयूज भी वो कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे मैंने एग्जांपल दिया था स्कूल का, तो आप अभी एक ही टीचर सारा सब्जेक्ट पढ़ाए, कहीं ना कहीं मिस्टेक होगा, तो वो पावर का मिसयूज हो सकता है, कुछ गलत आपको पढ़ा सकते हैं। सो नेक्स्ट वन इज कि पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन का हक, मतलब पॉलिटिक में आने का हक कॉमन पीपल को भी फिर लिया दिया जाएगा। एक कॉमन पीपल डायरेक्ट डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर नहीं बनेगा, वो क्या करेगा, छोटे छोटे स्टेप्स, लोकल में पहले गवर्नमेंट बनेगा, स्टेट में बनेगा, सेंट्रल में बनेगा, तब जाके प्राइम मिनिस्टर बनेगा, ठीक है। तो वो स्टेप्स को फॉलो करेगा, ओके। सो डिसेंट्रलाइजेशन में आपका पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फाइनेंशियल है। देन इनके इंक्लूसिव क्या है कि रिस्पॉन्सिव एंड अकाउंटेबल इंस्टीट्यूशन है। एम्प्लॉयमेंट, एम्पावरमेंट, एक्सक्लूडेड ग्रुप SC ST एंड वुमेन, इसमें SC ST और वुमेन का कुछ रिलेशन नहीं है, हर किसी को एम्पावरमेंट मिलनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट वन इज एक अमेंडमेंट है 73rd एंड 74th। एक्चुअल में इसमें ना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को भी लिखा गया है, एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है कि लोकल सेल्फ गवर्निंग जितनी भी इंस्टीट्यूशन, इसे क्या करनी चाहिए, इनके पावर को थोड़ा इंक्रीज करना चाहिए। दैट मीन्स कि ये नहीं कि ठीक है आपने ग्रुप तो बना लिया, हर किसी को राइट्स मिलना चाहिए। अब जैसे लोकल बॉडीज है, एक लोकल जैसे आपका ग्राम पंचायत हो गया, ग्राम पंचायत बना तो दिया बट उसके पास कोई राइट नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हर किसी के पास राइट्स होना चाहिए, हर किसी के पास राइट होना चाहिए। तो आप अगर गवर्नमेंट बना रहे हो, चाहे वो छोटे लेवल पे हो या बड़े लेवल पे हो, राइट मिलना चाहिए। अगर उसको राइट नहीं मिलेगा तो फिर कोई भी पब्लिक आकर के अगर इश्यूज उसे बता रही है तो वो सॉल्व कैसे करेगा। Okay, after independence, several attempts were made towards democratic decentralization. One of which attempt is 73rd and 74th Amendment to Indian Constitution, which gave a constitution status to the local self-governing institution and also increased their power. सो क्वेश्चन आ सकते हैं कि 73rd एंड 74th इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या कहा गया था। तो क्या कहा गया था कि लोकल सेल्फ गवर्निंग जितनी भी इंस्टीट्यूट है उसे, उनको थोड़ी सी पावर में इंक्रीमेंट होनी चाहिए, मतलब पावर उनका थोड़ा मीनिंगफुल होना चाहिए, इंक्रीज होना चाहिए। इंक्रीज होगा तभी तो मीनिंगफुल होगा। ओके, नेक्स्ट इज RTI। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ RTI? राइट टू इंफॉर्मेशन। अब किसका इंफॉर्मेशन और किसका इंफॉर्मेशन, किसको इंफॉर्मेशन दे? सो इंफॉर्मेशन, इट इज नेसेसरी टू क्रिएट अपॉर्चुनिटीज फॉर द सिटीजन पार्टिसिपेशन एंड इंटरेक्शन विद द गवर्नमेंट। ये जरूरी है। आप देखते होंगे कि न्यूज चैनल या फिर कोई भी गवर्नमेंट आकर के अपने पब्लिक को बता रही है, बातें बता रही है, क्यों बताना जरूरी है? हाँ है जरूरी। दैट मीन्स कि ये लिखा गया कॉन्स्टिट्यूशन में कि आप जितने भी गवर्नमेंट बॉडीज है उनको अपने सिटीजन्स के साथ इंटरैक्ट करना पड़ेगा, एंड ऑल्सो उन्हें भी पार्टिसिपेशन में मौका मिलना चाहिए। नेक्स्ट इज राइट टू इंफॉर्मेशन में और क्या कहा गया है? इंक्रीज कम्युनिकेशन बिटवीन सिटीजन एंड गवर्नमेंट। मतलब एक गवर्नमेंट अगर कुछ भी अच्छा करने जा रही है, अगर वो कुछ सोच रही है अच्छा करने के लिए, तो वो पहले सिटीजन के साथ शेयर तो करे, बताए तो सही, पूरी बातें ना बताए बट बताए सही। उन गवर्नमेंट सिटीजन्स को आइडिया होना चाहिए, लाइक कि अगर वो कोई न्यू जगह पे कंस्ट्रक्ट करने के लिए जा रहे हैं तो पहले सिटीजन्स को 1 ईयर पहले, 6 मंथ पहले पता होना चाहिए कि यस इस जगह पे कंस्ट्रक्शन हो सकता है। डायरेक्ट अब ऐसा रात में सोए सिटीजन्स और सुबह आके पता चला कि यहाँ पे गवर्नमेंट कंस्ट्रक्शन कर रही है, नहीं, पहले ही उन्हें पता होना चाहिए, इन्फॉर्म करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट जो पॉइंट है आपका राइट टू इंफॉर्मेशन में, दैट इज द गवर्नमेंट of the India gave the right to informations to the citizens of India to ensure transparency and accountability, which are hallmark of good governance. गुड गवर्नेंस का हॉलमार्क क्या है? अब जैसे गोल्ड खरीदने जाते हैं, गोल्ड पे हम हॉलमार्क देखते हैं ना कि हाँ ये गोल्ड सही में है या नहीं, कितने कैरेट का है देखते हैं। तो वैसे ही एक अच्छा गवर्नमेंट होने का सबसे अच्छा गवर्नमेंट कैसे हो सकता है? तो वो हो सकता है हॉलमार्क दिखा। अब ये हॉलमार्क क्या है? एक गवर्नमेंट अगर पूरा का पूरा अपना मतलब आइडियाज बता रहा है कि यस इतने हमारे पास बजट है और ये बजट में हम ये काम करना चाहते हैं, तो वो है राइट टू इंफॉर्मेशन का राइट। गवर्नमेंट अपने ट्रांसपेरेंसी, मतलब गवर्नमेंट को बातें नहीं छुपानी चाहिए सिटीजन से कि जो भी वो करने जा रहे हैं, अगर वो कुछ इनोवेटिव करने जा रहे हैं तो पहले वो सिटीजन्स को बताना चाहिए। अकाउंटेबिलिटी, कहीं से अगर लोन लिया हो या फिर
कोई भी दूसरी कंट्री से लोन ली हो, या फिर आपके आरबीआई में कितने पैसे, लाइक इन टर्म्स ऑफ कितने लोन है, कितने लोन दूसरे को देना है, या फिर उनसे कितना लोन लिया गया है, ये गवर्नमेंट को पता होना चाहिए। अब पता कैसे होगा? तो चाहे तो वो न्यूज चैनल पे आएगा, नहीं तो आपके मैगजीन्स में आएंगे, न्यूज़पेपर में आएंगे, और एक करंट अफेयर्स में भी आते हैं। ठीक है। नेक्स्ट वन इज citizens in India have got the right to information, education and food security. That means फूड सिक्योरिटी के पर्पज से सिटीजन्स को पूरा राइट है जानने का कि क्या फूड पूरा का पूरा सिक्योर है या नहीं, या फिर कैसे फूड बन रहा है। इससे आप देखते होगे पैकेट्स पे लिखा रहता है कि कितने ग्राम्स का क्या यूज किया गया, फैट्स कितना है, कैलोरीज कितना है, कौन सी इंडिगेंट यूज की गई है, कौन सा मटेरियल यूज किया गया है। तो वो सारी चीजें लिखी रहती है, वो एक राइट टू इंफॉर्मेशन है, सिटीजन्स को इन्फॉर्म करना चाहिए। ठीक है। आई होप सो आपको ये समझ में आ गया होगा, राइट टू इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो आपका है सोशल जस्टिस एंड इनइक्वालिटी। सो कॉन्स्टिट्यूशन हैज गिवन द गाइडलाइन टू एस्टेब्लिश न्यू सोसाइटी बेस्ड ऑन, नया सोसाइटी पहले था एंशिएंट टाइम में, और पहले था मिडवाइल पीरियड में कास्ट के बेसिस पे जज किया जाता था। बट अब जाकर के कॉन्स्टिट्यूशन जब से आया, तो कॉन्स्टिट्यूशन ने बोला कि अब हम जाकर के न्यू सोसाइटी बनाएंगे सोशल जस्टिस के ऊपर एंड इक्वालिटी के ऊपर। इक्वालिटी के ऊपर मतलब सबको इक्वल हक मिलना चाहिए, एंड सोशल जस्टिस भी मिलनी चाहिए। ठीक है। दिस इज योर टॉपिक थर्ड वन। सो the rules or principles of the justice and inequality aimed at end discrimination in the social justice just as superior or the inferior basis on religious, languages and gender. अब हम रिलीजियस के बेस पे, जेंडर के बेस पे और लैंग्वेज के बेस पर किसी को जज नहीं कर सकते हैं। अगर हम कर रहे हैं तो वो एक रूल के खिलाफ है। कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है कि हम कोई भी सोशल स्टेटस को सुपीरियर या इंफीरियर उन्हें हम नहीं बता सकते हैं रिलीजियस के बेस पर, लैंग्वेज के बेस पर, जेंडर के बेस पर। ऐसे नहीं बोल सकते कि अच्छा ये फीमेल है, फीमेल के पास तो क्या है, फीमेल इंफीरियर में है तो इसे कोई राइट नहीं है, या फिर मेल सुपीरियर में है, रिलीजियस तुम सुपीरियर हो, तुम बेस्ट हो, तुम्हें राइट्स मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं, इक्वल राइट सबको मिलनी चाहिए। ओके। तो हम सुपीरियर या इंफीरियर के बेस पे जज नहीं कर सकते हैं, या फिर आप कह सकते हो सुपीरियर और इंफीरियर के बेस पे हम रिलीजियस, लैंग्वेज और जेंडर को जज नहीं कर सकते। ओके। चलो नेक्स्ट वन, द पॉलिसी ऑफ रिजर्वेशन ऑफ सीट। एक पॉलिसी ऑफ, एक रिजर्वेशन का मतलब क्या होता है? बहुत सुना है हमने रिजर्वेशन रिजर्वेशन रिजर्वेशन। रिजर्वेशन का मतलब होता है कि आपके पास ये एक क्लासरूम है, क्लासरूम में टोटल आपके पास 25 सीट्स है। ठीक है। अब 25 सीट्स है तो 25 सीट्स में ही आकर के इतने में ही लोग बैठेंगे ना। ऐसा तो नहीं है कि 25 सीट्स है तो बच्चे बैठे हैं 30, ऐसा नहीं होना चाहिए। या फिर 25 है तो बच्चे बैठे हैं 20, नहीं, जितना एग्जैक्ट सीट्स है उतने ही होने चाहिए। ओके। या फिर आप एक कॉमन सा है, बस में जब हम जाते हैं लोकल बस में, तो पहले ही क्या करते हैं, रुमाल से ऐसा बस के बाहर से ही रुमाल सीट पे फेंक देते हैं। ठीक है। तो हम क्या बोलते हैं, ये हमारा रिजर्व सीट है, बट एक्चुअल में वो रिजर्व नहीं है। आपने आपने पहले से ही उसे रिजर्व करके नहीं रखा। आपने ये नहीं बोला कि अच्छा ये मेरा है, कोई प्रूफ है आपके पास? नहीं, आपका रुमाल है। ऐसा रुमाल बहुत सारे लोगों का होता है। ठीक है। बहुत सारे लोगों का होता है, तो वो एक प्रूफ नहीं हुआ, बट फिर भी हम कहते हैं ये हमारा सीट है, हमने पहले ही अपना सामान रख दिया। आप अपने सामान को सीट से कंपेयर कर ले तो सीट्स बोल देते हैं कि अच्छा ये आपका सामान है, आपका ही। बट आम जनता में यही चलता है, बट पॉलिटिक्स में या फिर आप कह सकते हो गवर्नमेंट में ऐसा नहीं चलता है। रिजर्वेशन का मतलब होता है पहले ही आप अपने सीट्स को, इतना 25 सीट्स है, आप पहले ही अपना बुक कर लो इतने में। अगर आप उससे ज्यादा में एक्सीड करो तो फिर नहीं होगा। ठीक है। The policy reservation of the seat is meant for those sections of society who have been deprived of this opportunity for the education, employment for a long period of time. रिजर्वेशन क्यों आया था? रिजर्वेशन इसलिए आया था कि पहले के टाइम में जो किंग्स पीरियड था ना, उसमें ये बता हुआ था कि सोसाइटी
रिलीजियस के बेस पर, कास्ट के बेस पर, ये सारी चीज़ों के ऊपर बेस पर जज करते थे। और वो क्या करते थे, जितने भी सुपीरियर कास्ट के लोग हैं या फिर सुपीरियर आप कह सकते हो जिसके पास वेल्थ अच्छा है, वो क्या करते थे, अच्छा हमारे पास वेल्थ भी है एंड हम सुपीरियर कास्ट के हैं तो हम क्या करेंगे, ये हमारा है। अब जैसे एडमिशन लेने के टाइम में क्या होता था कि एडमिशन लेने के टाइम में जितने भी सुपीरियर कास्ट के पीपल थे वो पहले ही एडमिशन ले लेते थे। अब कोई सीट बचता ही नहीं था जो भाई लोअर कास्ट को भी मिले। इसकी वजह से ही रिजर्वेशन आई, कि रिजर्वेशन मतलब हो गया कि कोटा की हर किसी के पास एक लिमिटेड सीट है और डिस्ट्रीब्यूशन है, इनमें ही आपको जाना है, आप हर किसी में नहीं जा सकते हो। ओके, आई होप सो आपको समझ में आया होगा कि रिजर्वेशन मतलब क्या होता है। अब हम बात करते हैं कि पॉलिसी क्या है रिजर्वेशन की। पॉलिसी है रिजर्वेशन की यही कि एजुकेशन के मामले में और एम्प्लॉयमेंट के मामले में रिजर्वेशन है, दैट इज हर कास्ट के पीपल को एक कोटा मिला है, एक प्रॉपर एक मान लो जैसे मैंने आपको रिजर्व रिजर्व मिला है कि आपके पास इतना ही है और इनमें ही आपको एडमिशन लेना है या फिर जॉब लेनी है। ओके, दिस इज ऑल्सो अ प्रोविजन ऑफ रिजर्वेशन सीट फॉर द बैकवर्ड पी क्लासेस। बैकवर्ड क्लासेस के जितने पीपल थे उनके लिए ही रिजर्वेशन आया है। ओके, आया क्यों था आपका रिजर्वेशन, बैकवर्ड क्लास के पीपल के लिए ही। एक प्यारी सी बच्ची है, वो एक सवाल कर रही है, व्हाट इज एस सी एन एस टी। बहुत सुना है एस सी एस टी, एस सी एस टी, क्या है ये, क्या है ये। सो एस टी एस टी इज द शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब। इंडिया में देर आर द ग्रुप ऑफ religious, there are the group of religious caste and everything. So जितने भी एससी और एसटी कास्ट के पीपल है उनका एक ऑफिशियल डेजिग्नेटेड आपका बनाया गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। पहले के टाइम में इनको सीट्स नहीं मिलती थी, जितने भी ओपन कास्ट के पीपल थे वही सारे सीट्स ले जाते थे। ठीक है, तो इसकी वजह से रिजर्वेशन आया। अब रिजर्वेशन आया तो ये जो जितने भी शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के पीपल हैं उनके लिए एक प्रॉपर रिजर्व बनाया गया। एंड इन्हें क्यों नहीं दिया जाता था पहले सीट्स, क्योंकि इन्हें ना बहुत प्रॉब्लम फेस करना पड़ा था। क्यों, क्यों पड़ा था प्रॉब्लम फेस करना, क्योंकि इनको ना कहा जाता था कि आप अनटचेबल पीपल हो, दैट मीन्स कि यू आर इन द सेक्शन ऑफ अनटचेबल, सो आप हमारे कैटेगरी में नहीं आ सकते हो। आपको लाइक आप एजुकेट नहीं हो सकते हो ड्यू टू अनटचेबिलिटी। एससी और एसटी को ही कहा गया था आप अनटचेबिलिटी में हो। अब अनटचेबिलिटी के पीपल रीजन की वजह से एक पर्सन कोई पढ़ नहीं पा रहा है, बच्चा पढ़ नहीं पा रहा है, ठीक है, बच्चे को जॉब नहीं मिल रहा है, तो ये राइट थोड़ी है। इसकी वजह से ही रिजर्वेशन बनाया गया है। चल नेक्स्ट हम लोग आते हैं द शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब एक्ट्स के ऊपर। इनके ऊपर क्या क्या एक्ट्स आई हैं, लॉज बनाई गई हैं। दैट मीन्स कि एक्ट्स प्रिवेंट एनी इनजस्टिस अगेंस्ट द पीपल बिलोंगिंग टू द एससी एंड द एसटी एंड एनी एक्ट ऑफ द एट्रोसिटी कमिटेड अगेंस्ट देम इज लायबल फॉर द पनिशमेंट। अगर कोई भी पर्सन को जज किया जा रहा है कि आप एससी हो और एसटी हो, इस बेसिस पे उसे जज किया जा रहा है, तो वो पर्सन को क्या किया जाता है, पनिशमेंट मिल सकता है। उस पर्सन को पनिशमेंट मिल सकता है, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है। सो एससी एंड एसटी एक्ट में क्या है बच्चा पार्टी, इनजस्टिस अगर मिल रहा है किसको, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब को, ऑन द बेसिस ऑन देयर कास्ट, सो दैट पर्सन विल गेट पनिशमेंट। ओके, मूविंग फर्दर, प्रोविजन फॉर द माइनॉरिटीज। एक माइनॉरिटीज दैट मीन्स 18 साल के नीचे जितने भी बच्चे हैं उनको, उनके लिए भी लॉ बनाया गया है। ठीक है, उनके लिए भी कुछ प्रोविजंस लाए गए हैं, लॉ लाए गए हैं। ठीक है, द गवर्नमेंट हैज अडॉप्टेड सेवरल पॉलिसीज फॉर द माइनॉरिटीज टू प्रोवाइड देम अपॉर्चुनिटी ऑफ एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। मतलब कि एक जो 18 साल के नीचे बच्चे हैं उनके लिए भी एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट के ऊपर क्या किया गया है, पॉलिसी बनाया गया है। ठीक है, अब एक 18 साल के नीचे का बच्चा है, उससे आप मजदूर की काम करवा रहे हो तो वो नहीं चलेगा, वो अगेंस्ट द लॉ है एंड आपको फिर पनिशमेंट मिलेगा। This is the comprehensive provision for the minorities, which the fundamental protects their rights to equality, freedom, rights against the exploitation, culture and educational rights. Which means कि एक जो बच्चा है माइनॉरिटी में है उसे भी इक्वालिटी मिलनी चाहिए। अब गोरा काला छोटा बड़ा, इसको छोटा साइज में है बड़ा साइज में, ये नहीं, इससे मतलब नहीं है।
एक बच्चा है वो शेड्यूल कास्ट से हो या फिर शेड्यूल ट्राइब से हो या फिर ओपन कास्ट से हो, किससे भी हो, उसे उतनी ही क्या मिलनी चाहिए, उसे उतनी जो लॉ में लिखी गई है, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी गई है, उतनी राइट्स उनको मिलनी चाहिए। सो पहले बाल विवाह हुआ करता था, तो वो आपका एक फ्रीडम, एक बच्ची की फ्रीडम को के अगेंस्ट है, तो उसके लिए भी कॉन्स्टिट्यूशन में लॉ बनाया गया है। ओके, अगर उसके ऊपर कोई भी एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, उसके राइट्स को लिया जा रहा है, उसके राइट्स के अगेंस्ट में एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, तो फिर उस पर्सन के थ्रू या फिर ग्रुप ऑफ पीपल के थ्रू क्या हो सकता है, पनिशमेंट उनको मिल सकता है बाय द लॉ। ओके, चलो अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट इज द empowering women. The law related to the women and the provision for the representation, which means कि वुमेन के लिए भी लॉ बनाया गया, प्रोविजंस बनाया गया। पहले वुमेन के ऊपर भी बहुत सारे अत्याचार हुआ करती थी। क्या क्या अत्याचार होते थे? लाइक द राइट टू एंड इक्वल शेयर देयर प्रॉपर्टी ऑफ देयर फादर एंड हस्बैंड। मतलब पहले के टाइम में वुमेन के ऊपर बहुत अत्याचार होते थे, ठीक है। अब वो अत्याचार को देख करके कॉन्स्टिट्यूशन में लॉ बनाया गया कि वुमेन को भी राइट मिलनी चाहिए उसके फादर के प्रॉपर्टी में एंड प्लस उसके हस्बैंड के प्रॉपर्टी में। ओके, मैरिड तो क्या हुआ, फादर के भी प्रॉपर्टी में हक है उसका एंड उसके हस्बैंड के भी प्रॉपर्टी में है। सो नेक्स्ट इज ड्रॉवरी प्रोविजन एक्ट। ड्रॉवरी मतलब कि अगर कोई दहेज ले रहा है, उसके अगेंस्ट में भी एक्ट बनाया गया था कि अगर कोई दहेज ले रहा है तो फिर उसे भी पनिशमेंट मिलेगा। नेक्स्ट इज सेक्सुअल हरेसमेंट। अगर उस लड़की के साथ सेक्सुअल हरेसमेंट हो रहा है कोई भी या फिर डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, तो उसके ऊपर क्या किया जाएगा, पनिशमेंट, या फिर आप उसके ऊपर एक लॉ लाया गया, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है कि अगर सेक्सुअल हरेसमेंट हो रहा है या फिर डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है तो फिर उन्हें पनिशमेंट मिलेगा, ऐसा लॉ में लिखा गया है। अगर वो लड़की कह देती है कोर्ट में कि यस मैं डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है या फिर सेक्सुअल हरेसमेंट हो रहा है, तो फिर उस पर्सन के थ्रू उस पर्सन को पनिशमेंट मिलेगा लॉ के थ्रू, ठीक है। तो ये सारी चीजें लॉ लाई गई थी, जितने भी प्रोविजंस आए हैं, क्यों आए हैं? लोगों को राइट्स मिलने के लिए, वुमेन हो मैन हो, कास्ट कास्ट के बेस पे हो, लैंग्वेज पे, राइट्स मिलना चाहिए, किसी को भी जज नहीं करना चाहिए। आई होप सो आपको यहाँ तक समझ में आया होगा, ठीक है। तो प्रोटेक्शन ऑफ द वुमेन एक्ट्स डोमेस्टिक वायलेंस इज एन इंपॉर्टेंट स्टेप इन द डायरेक्शन ऑफ डेमोक्रेसी। वुमेन को मेल और फीमेल में डिस्क्रिमिनेट नहीं होना चाहिए, इक्वल राइट मिलना चाहिए, या फिर मेल कभी भी वुमेन के ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस ना करे, उसके लिए भी लॉ लाया गया है। चलिए नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं, वी विल सी द रोल्स ऑफ जुडिशरी। दिस इज योर लास्ट टॉपिक। सो जुडिशरी क्या होती है, पहले हम ये देखते हैं। जुडिशरी मतलब एक ऐसा जहां पे राइट्स मिलता है, जहां पे क्या मिलता है, हक मिलता है, राइट मिलता है, तो वो क्या आ गया आपका जुडिशरी। अब जुडिशरी का हक कौन दिलाता है भाई, तो वो कौन दिलाता है, न्यायालय हम जिसे कहते हैं ना, तो वो आपका हो गया जुडिशरी, ठीक है। अब ये जुडिशरी इक्वलिटी मिलता कैसे है, मतलब इक्वलिटी ने राइट्स मिलता कैसे है, दिलाता कौन है, तो वो जज दिलाता है, हेड ऑफ द जुडिशरी दैट इज जज। तो इनका रोल क्या है, जुडिशरी का रोल क्या है? Judiciary in India has played an important role in strengthening the democracy and the helping towards the achieving the objective of social justice and inequality। अभी हमने जो social justice और and the equality के बारे में पढ़ा है, उसे rights दिलाने वाला कौन है भाई, उसे सपोर्ट करने वाला, स्ट्रेंथ करने वाला कौन है, डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथ करने वाला वो कौन है, वो है आपका जुडिशरी। एंड यह एक कोई भी गोल्स को अचीव करने में, ठीक है, हेल्प करती है जुडिशरी। चलिए जुडिशरी के रोल्स क्या है, सबसे पहला रोल्स है आपका द बेसिक फ्रेमवर्क ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेमवर्क किया गया, प्रॉपरली कैटेगराइज किया गया है। क्या कॉन्स्टिट्यूशन बदल सकता है? ऑफ कोर्स बदल सकता है, समय समय से, क्या समय समय पे कॉन्स्टिट्यूशन बदलता है, जिसे हम क्या कहते हैं, डायनामिक कहते हैं, मतलब बार बार चेंज होता है कॉन्स्टिट्यूशन। एज पर रूल चेंज, रूल्स जैसे चेंज होते हैं, वही आपका हो गया कॉन्स्टिट्यूशन भी चेंज होता है। एक जैसे पहले बना था, क्या 1950 में जो बना था अभी तक है? नहीं, उसमें बहुत सारे चेंजेस हुए हैं। सो कॉन्स्टिट्यूशन इज
डायनेमिक आ सकता है आपका फिल इन द ब्लैंक्स में. सो जुडिशियरी हैज accepted this power of parliament to make changes in the constitution, but at the same time specified limitation as a power. जुडिशरी के पास पावर है कि वो पार्लियामेंट में अगर डिसीजन ली गई है कुछ भी इनअप्रोप्रिएट, तो जुडिशरी के पास पावर है कि वो उसे स्टॉप करवा सके एंड चेंज करवा सके, बट लिमिटेड पावर ही है, बट है. ओके, नेक्स्ट इज जो judiciary has taken a stand that the parliament while amending the constitution cannot alter the basic structure of the constitution, which means कि एक पार्लियामेंट अगर अमेंड कर रही है, कोई भी अगर बिल पास कर रही है या फिर कोई भी अगर वो रूल्स ला रही है, पार्लियामेंट अगर ला रही है, तो पहले उसको बताना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट को. सुप्रीम कोर्ट अगर कोई भी मतलब जुडिशरी को बताना पड़ेगा, ठीक है. अगर जुडिशरी अप्रूव कर देती तभी वो आगे बढ़ सकते हैं. बेसिक स्ट्रक्चर हमेशा वो पुराने वाले को लेकर के नहीं चलना है. अगर चेंज हुआ है, बेसिक स्ट्रक्चर डायनेमिक है, चेंज हुआ है, तो फिर पार्लियामेंट में भी चेंजेस होना चाहिए. ओके, नेक्स्ट जो आपका रोल्स ऑफ जुडिशरी है, दैट इज सिग्निफिकेंट जुडिशियल डिसीजन. सिग्निफिकेंट जुडिशियल डिसीजन, which means the protection provided to the citizens by the fundamental right in the constitution had been made for more meaningful through the various decision of judiciary. That means कि एक जो जुडिशरी है वो कॉन्स्टिट्यूशन से, लॉ से पहले वेलफेयर होकर के तभी राइट्स दिलवा सकती है, ठीक है. वो अगर उनका इनअप्रोप्रिएट कोई भी राइट्स आ रहा है तो उनके भी अगेंस्ट में फाइल हो सकता है. इसलिए जुडिशरी हमेशा सोच समझ के डिसीजन लेती है, उनका डिसीजन मीनिंगफुल होता है. फंडामेंटल राइट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है कि उनका डिसीजन मीनिंगफुल होता है. The court has given the judgment including the rights of children, protections of women's rights, protections of honor and dignity of women, including the freedom and tribal empowerment. तो ये कुछ आपके जजमेंट है जो कोर्ट ने दिया है. These are including children rights, protections of the human rights, protection of the honor and dignity of the women, including freedom and the tribal empowerment also. ओके, तो यहाँ पे आपका होता है चैप्टर समाप्त. आपका पहला चैप्टर जो था वर्किंग ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन काफी इजी है. एंड एक जब आप ये वीडियो देख रहे हो इसके बाद प्लीज टेक्स्ट बुक पढ़ लेना. तो पहला क्वेश्चन मैं आपको पूछा था, क्या एक प्रिजनर मतलब प्रिजनर जो है, जो जेल में एक पर्सन है, क्या वो वोट दे सकता है. सेकेंड क्वेश्चन आपका ये आता है, द इशंस ऑफ द democracy is death. The initials of the democracy is death, universal adult franchise, or the decentralization of the power, policy of the reservation seat, या फिर judicial decision. Second question, the voting age of the woman, a man and the woman is reduced from 21 to dash years. काफी easy question है, 21, 18, 19, 27. So यहाँ पे आपका चैप्टर का वो जो कथा वो आपका एंड होता है, ठीक है. अब इसके बाद हम ज्योग्राफी पढ़ने वाले हैं. आई होप सो आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा. नहीं आया है तो एक और बार पहले आप चैप्टर अभी आप अगर सुन लियो तो एक बार जाकर के पहले चैप्टर को पढ़ लो अच्छे से. वर्ड सेंटेंस जो ना समझ में आए उसे अंडर मार्क करो. पहले अच्छे से टेक्स्ट बुक को पढ़ लो, फिर भी ना समझे टेक्स्ट बुक पढ़ के तब फिर से वीडियो देख लो, ठीक है. इसके बाद हम ज्योग्राफी करने वाले हैं. ज्योग्राफी का चैप्टर सेकंड करें या थर्ड करें, आप कमेंट करके बता दो कि सेकंड चैप्टर पहले करना चाहिए या फिर थर्ड, क्योंकि फर्स्ट करके तो कोई मतलब नहीं है. सो बच्चों पार्टी, आई होप सो आपको ये वीडियो पसंद आया होगा एंड समझ में आया होगा. आप प्लीज इस चैनल को ग्रो में हेल्प करो. एंड आप कैसे हेल्प करोगे, तो एक फ्रेंड को शेयर करके. ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग ये वीडियो एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना. अगर वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट में करके बताना कि यस मैम समझ में आ गया है एंड ऑल्सो अच्छा भी लगा. ओके, अच्छा लगा तो लाइक कर देना. थैंक यू सो मच.